नमस्कार। आज हम भारतीय ज्योतिष की उस गूढ़ और काफी आकर्षक दुनिया में उतर रहे हैं जो सदियों से जिज्ञासा का केंद्र रही है। मेरा मतलब है कुंडली में ग्रहों का प्रभाव। ये एक ऐसी विधा है जिसे कई लोग अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। हमारे पास जो सामग्री है वो भारतीय ज्योतिष की उन मूल अवधारणाओं पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि कैसे जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को व्यक्ति के जीवन से, उसके स्वभाव, भाग्य, यहाँ तक कि स्वास्थ्य, रिश्तों और कर्मों से भी जोड़ा जाता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि ज्योतिष शास्त्र ग्रहों को आखिर किस तरह देखता है और कैसे ये माना जाता है कि जन्म के समय उनकी खास स्थिति किसी के पूरे जीवन की रूपरेखा तय कर सकती है। चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और यह समझना दिलचस्प है कि ज्योतिष को पारंपरिक रूप से सिर्फ भविष्य देखने का जरिया नहीं माना गया है। इसे तो गणित, खगोल विज्ञान और यहाँ तक कि दर्शन का एक मिला-जुला रूप देखा गया है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रह केवल आसमान में घूमते पिंड नहीं हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि ऐसी ऊर्जाएं या शक्तियां हैं जिनका हमारी चेतना और जीवन पर सीधा या परोक्ष असर होता है। ऐसा एक विश्वास है। तो फिर इस पूरी मान्यता की नींव क्या है? ये विचार कैसे बना कि जन्म के समय ग्रहों की स्थिति इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, मूल अवधारणा ये है कि जिस क्षण कोई जन्म लेता है, ठीक उसी पल आकाश में ग्रहों की जो विशेष जमावट होती है, वो एक तरह का खगोलीय नक्शा या कहें तो एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देती है। और ये माना जाता है कि ये ब्लूप्रिंट व्यक्ति के मूल स्वभाव, उसकी शारीरिक और मानसिक प्रवृत्तियों, जीवन में आने वाले अवसरों और चुनौतियों, यहाँ तक कि रिश्तों की प्रकृति और उसके कर्मों के रुझान से भी जुड़ा होता है। अच्छा। इसे अक्सर लोग नियति या भाग्य कह देते हैं, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो इसे आत्मज्ञान और अपने कर्मों के पैटर्न को समझने का एक माध्यम भी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में तो ये भी कहते हैं कि ग्रह हमारे संचित कर्मों का संकेत देते हैं। ये तो काफी गहरा विचार है कि ग्रह हमारे कर्मों का आईना है। तो इस खगोलीय नक्शे के मुख्य खिलाड़ी कौन है? मतलब किन ग्रहों को ज्योतिष में प्रमुख माना गया है? ज्योतिष में 9 मुख्य ग्रहों यानी नवग्रहों की बात होती है। इनमें 7 तो वास्तविक खगोलीय पिंड हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु यानी बृहस्पति, शुक्र और शनि। और 2 हैं गणितीय बिंदु जिन्हें छाया ग्रह कहा जाता है: राहु और केतु। हर ग्रह की अपनी एक खास प्रकृति होती है, अपना एक प्रभाव क्षेत्र, या जिसे आप कारक तो कह रही थी। वो होता है, हाँ। ये ऐसे हैं जैसे किसी नाटक के 9 मुख्य पात्र हों और हर किसी का अपना अलग किरदार। किरदारों की बात चली है तो सूर्य और चंद्रमा से शुरू करते हैं। ये तो आसमान में सबसे प्रमुख दिखते हैं। ज्योतिष में इनका क्या किरदार माना गया है? बिल्कुल, सूर्य और चंद्रमा को ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य, जिसे राजा का दर्जा प्राप्त है, वो हमारी आत्मा, हमारा अहंकार, जीवन शक्ति, पिता, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है। कुंडली में सूर्य की स्थिति बताती है कि व्यक्ति का मूल स्वभाव कैसा होगा, उसमें नेतृत्व क्षमता कितनी होगी, उसका आत्मबल कैसा रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर सूर्य मेष राशि में है, जहां उसे उच्च का माना जाता है, तो व्यक्ति तेजस्वी और महत्वाकांक्षी हो सकता है। अच्छा। वहीं अगर तुला राशि में नीच का हो, तो शायद आत्मविश्वास में कुछ कमी या पिता से संबंधित कुछ मुद्दे हो सकते हैं। और चंद्रमा, जिसे रानी माना गया है, वो हमारे मन, हमारी भावनाओं, मानसिक स्थिति और कल्पनाशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी रोजमर्रा की भावनाएं, मूड स्विंग्स, हमारी संवेदनशीलता, ये सब चंद्रमा से प्रभावित माने जाते हैं। तो मन का कारक है चंद्रमा। हाँ, बिल्कुल। अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो मन शांत और स्थिर रहता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर वो पीड़ित है तो मानसिक अशांति, बेचैनी या भावनात्मक अस्थिरता देखने को मिल सकती है। ये दोनों मिलकर सूर्य और चंद्रमा हमारी चेतना के मूल आधार, आत्मा और मन को दर्शाते हैं। अच्छा, तो ये राजा और रानी हो गए। बाकी ग्रहों की क्या भूमिका है? मंगल के बारे में अक्सर सुनने में आता है, खासकर वो मांगलिक दोष के संदर्भ में। ये क्या है? हाँ, मंगल ग्रह, इसे सेनापति कहा गया है। ये हमारी ऊर्जा, साहस, इच्छा शक्ति, भाई, भूमि और थोड़ी आक्रामकता का भी प्रतीक है।
एक मजबूत मंगल व्यक्ति को साहसी, जोशीला और तुरंत निर्णय लेने वाला बनाता है। लेकिन यही मंगल अगर कुंडली में अशुभ स्थिति में हो, खासकर कुछ विशेष भावों में, तो इसे मंगल दोष या कुज दोष कहते हैं। हाँ, कुछ दोष। पारंपरिक ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि ये वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव या कठिनाइयां ला सकता है। इसीलिए विवाह से पहले कुंडली मिलान में इसका खास ध्यान रखा जाता है। अच्छा, इसलिए मिलान होता है। हाँ, और मंगल की ऊर्जा अगर सही दिशा में ना लगे तो ये क्रोध, दुर्घटना या विवाद का कारण भी बन सकती है। और बुध ग्रह इसे बुद्धि से जोड़ते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। बुध को राजकुमार माना गया है। बुद्धि, वाणी, संचार, व्यापार, तर्क क्षमता और सीखने की क्षमता का कारक। हमारी बातचीत का तरीका, हमारी लिखने पढ़ने की कुशलता, हमारी विश्लेषण करने की क्षमता, ये सब बुध से प्रभावित होते हैं। अगर बुध बलवान हो तो व्यक्ति हाजिर जवाब, अच्छा वक्ता और व्यापार में निपुण हो सकता है। लेकिन अगर कमजोर या पीड़ित हो तो वाणी दोष, सीखने में कठिनाई या निर्णय लेने में भ्रम जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। ये हमारी बौद्धिक क्षमता का, आप कह सकते हैं, मुख्य नियंत्रक है। गुरु यानी बृहस्पति के बारे में कहते हैं कि ये बहुत शुभ ग्रह है। देवगुरु भी कहते हैं इन्हें। इनका क्या प्रभाव माना जाता है? बृहस्पति यानी गुरु, इन्हें मंत्री या सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। ये ज्ञान, विवेक, धर्म, नैतिकता, संतान, विवाह, खासकर महिलाओं के लिए पति का कारक, भाग्य और विस्तार का प्रतीक है। गुरु की अच्छी स्थिति व्यक्ति को आशावादी, ज्ञानी, सम्मानित और भाग्यशाली बनाती है, ऐसा विश्वास है। ये जीवन में शुभता और वृद्धि लाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर गुरु कुंडली में कमजोर या पीड़ित हो तो व्यक्ति को ज्ञान के अहंकार, गलत निर्णयों, विवाह में विलंब या संतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये हमारी नैतिकता और जीवन के प्रति हमारी समझ को दिशा देते हैं। और शुक्र ग्रह, ये कला, सौंदर्य और रिश्तों से जुड़ा है ना? बिल्कुल। शुक्र को भी मंत्री माना गया है, लेकिन ये भौतिक सुख, सौंदर्य, कला, प्रेम, रोमांस, विवाह, पुरुषों के लिए पत्नी का कारक और विलासिता के कारक हैं। हमारी पसंद, नापसंद, हमारी रचनात्मकता, हमारे सामाजिक संबंध और जीवन में आनंद लेने की हमारी क्षमता, ये सब शुक्र से प्रभावित होती हैं। मजबूत शुक्र व्यक्ति को आकर्षक, कलात्मक और रिश्तों में सफल बनाता है। वहीं पीड़ित शुक्र रिश्तों में समस्या, अत्यधिक भोग विलास की प्रवृत्ति या फिर सुख की कमी का संकेत दे सकता है। ये हमारे जीवन में रस और सौंदर्य भरते हैं। अब आते हैं शनि पर। इनसे तो अक्सर लोग थोड़ा घबराते हैं। साढ़े साती, ढैया, कर्म फलदाता, न्यायाधीश, ये सब शब्द शनि से जुड़े हैं। इनका क्या रहस्य है? शनिदेव, हाँ, इनको सेवक या न्यायाधीश कहा गया है। ये अनुशासन, धैर्य, कड़ी मेहनत, जिम्मेदारी, सीमाएं, दुख और सबसे महत्वपूर्ण कर्म फल का प्रतीक हैं। शनि हमें जीवन की वास्तविकताओं से रूबरू कराते हैं और हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसीलिए इन्हें कर्म फलदाता कहते हैं। अच्छा, कर्मों का हिसाब। हाँ, शनि की गति धीमी है, इसलिए इनका प्रभाव देर से होता है लेकिन स्थायी होता है। शुभ शनि व्यक्ति को बहुत अनुशासित, गंभीर और मेहनती बनाता है और जीवन में स्थिरता देता है। लेकिन अशुभ शनि विलंब, बाधाएं, निराशा और कठिनाइयां लाता है। और ये साढ़े साती? साढ़े साती और ढैया शनि की गोचर के विशेष अवधियां हैं। जब शनि जन्म के चंद्रमा से कुछ खास स्थानों पर भ्रमण करता है, तब ये अवधियां आती हैं। माना जाता है कि इस दौरान व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार अच्छे या बुरे परिणाम मिलते हैं और ये एक तरह से आत्ममंथन का समय होता है। शनि हमें परिपक्व बनाते हैं, ये कह सकते हैं। और आखिर में ये छाया ग्रह राहु और केतु, ये तो वास्तविक पिंड नहीं है, फिर भी इनका इतना महत्व क्यों? इन्हें अक्सर काफी रहस्यमयी माना जाता है। हाँ, राहु और केतु ये असल में चंद्रमा की कक्षा के वो दो कटान बिंदु हैं जहां वो पृथ्वी की कक्षा को काटती है। तो ये भौतिक ग्रह नहीं बल्कि गणितीय बिंदु हैं। लेकिन ज्योतिष में इन्हें कर्म का अक्ष, एक्सिस ऑफ कर्मा के रूप में देखा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण। कर्म का अक्ष। हाँ, राहु हमारी सांसारिक इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, भ्रम, अचानक मिलने वाली सफलताओं या असफलताओं, विदेश यात्रा, तकनीक और उन चीजों का प्रतीक है जिनसे हम इस जीवन में जुड़ना चाहते हैं। ये भौतिकता और जुनून को दर्शाता है। शुभ राहु व्यक्ति को लीक से हटकर सोचने और अप्रत्याशित सफलता पाने में मदद कर सकता है। लेकिन अशुभ राहु भ्रम, धोखा, व्यसन या मानसिक अस्थिरता दे सकता है। और केतु? वो इसके विपरीत हैं। बिल्कुल।
केतु इसके ठीक विपरीत है। वो वैराग्य, अध्यात्म, मोक्ष, अंतर्ज्ञान, शोध और उन चीजों का प्रतीक हैं जिनसे हम पिछले जन्मों में जुड़े रहे हैं या जिनसे हमें इस जीवन में विरक्ति हो सकती है। ये अलगाव और आध्यात्मिक खोज को दर्शाता है। शुभ केतु गहरी अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक रुचि दे सकता है, लेकिन अशुभ केतु दिशाहीनता, शक, अलगाव या अचानक होने वाली घटनाओं का कारण बन सकता है। ऐसा मानते हैं कि राहु हमें भविष्य की ओर खींचता है, केतु हमें अतीत से जोड़ता है, और इन दोनों के बीच संतुलन साधना ही जीवन का एक बड़ा सबक है। ये तो वाकई हर ग्रह का अपना एक बहुत गहरा चरित्र है। लेकिन क्या सिर्फ ये जानना काफी है कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, या फिर ये ग्रह आपस में भी कोई रिश्ता रखते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। सिर्फ ग्रह की अपनी स्थिति ही नहीं, बल्कि कुंडली का पूरा ताना बाना कई कारकों से मिलकर बनता है। पहली बात तो यही कि ग्रह किस राशि में है। क्या वो अपनी उच्च राशि में है, जहां वो बहुत शक्तिशाली माना जाता है, या नीच राशि में, जहां वो कमजोर होता है? क्या वो अपनी ही राशि यानी स्वराशि में है, या मित्र की राशि में है, या शत्रु की राशि में? इन सब से उसके परिणाम देने के तरीके में बहुत फर्क आ जाता है। और जब दो या ज्यादा ग्रह एक साथ आ जाते हैं, जिसे यति कहते हैं, उसका क्या असर होता है? ये तो एक दिलचस्प समीकरण बनाता होगा। बिल्कुल, युति यानी ग्रहों का एक ही भाव में एक साथ होना बहुत शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है। यह ऐसा है जैसे मान लीजिए एक ही कमरे में अलग अलग स्वभाव के लोग एक साथ आ जाएं। उनका मिला जुला असर उस कमरे यानी उस भाव से जुड़े जीवन के क्षेत्र पर पड़ता है। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे गुरु और चंद्रमा की युति को गज केसरी योग कहते हैं। ये अक्सर ज्ञान, सम्मान और समृद्धि लाता है, ऐसा माना जाता है। वहीं शनि और राहु की युति, जिसे कभी कभी श्रापित योग भी कह देते हैं, जीवन में अप्रत्याशित बाधाएं या संघर्ष ला सकती है। तो ग्रहों की प्रकृति के अनुसार युति का फल शुभ या अशुभ हो सकता है। और ग्रहों की दृष्टि के बारे में भी सुना है। क्या इसका मतलब है कि ग्रह दूर बैठकर भी असर डालते हैं? ज्योतिषीय भाषा में कहें तो हाँ, हर ग्रह अपने स्थान से कुछ विशेष भावों पर दृष्टि डालता है, यानी अपना प्रभाव भेजता है। इसे आप एक तरह की ऊर्जा का प्रवाह समझ सकती हैं। अच्छा। जैसे गुरु की दृष्टि को बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं गुरु जहां देखता है, उस भाव से संबंधित चीजों में वृद्धि और शुभता आती है। वहीं शनि की दृष्टि अक्सर विलंब, बाधा या जिम्मेदारी का एहसास कराती है। मंगल की दृष्टि ऊर्जा या कभी-कभी तनाव दे सकती है। हर ग्रह की दृष्टियां और उनकी तीव्रता अलग-अलग होती है। ये कुंडली विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आपने भावों का जिक्र किया कई बार। कुंडली में ये 12 भाव क्या दर्शाते हैं? ये राशियां और ग्रह इन भावों में कैसे काम करते हैं? देखिए, कुंडली को एक चक्र की तरह समझें, जिसे 12 हिस्सों या भावों में बांटा गया है। हर भाव जीवन के एक खास क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे पहला भाव है लग्न, जो स्वयं, व्यक्ति, उसके शरीर, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को दर्शाता है। लग्न, हाँ। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का है। 7वां भाव विवाह, साझेदारी और व्यापार का है। 10वां भाव कर्म, पेशा, मान सम्मान का है। 12वां भाव व्यय, हानि और मोक्ष का है। तो ग्रह जिस राशि में बैठा है वो बताता है कि वो कैसे काम करेगा, मतलब उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है। और जिस भाव में बैठा है वो बताता है कि वो जीवन के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से अपना असर दिखाएगा। साथ ही वो अपनी दृष्टि से अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा। ये सब मिलकर एक जटिल लेकिन काफी तार्किक संरचना बनाते हैं। ये सब तो जन्म के समय की स्थिति हो गई, लेकिन हमारा जीवन तो लगातार बदलता रहता है। तो क्या ग्रहों का प्रभाव भी समय के साथ बदलता है? यहाँ दशा और गोचर का क्या रोल है? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जन्म कुंडली तो जीवन भर स्थिर रहती है, वो हमारा मूल नक्शा है। लेकिन ग्रहों का प्रभाव समय के साथ बदलता रहता है, और इसे समझने के लिए 2 मुख्य प्रणालियां हैं, दशा और गोचर। दशा और गोचर। दशा प्रणाली, खासकर विंशोत्तरी दशा, ये बताती है कि जीवन के किस कालखंड में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा और अपने फल देगा। हर ग्रह की एक मुख्य अवधि होती है, जिसे महादशा कहते हैं। जैसे शनि की 19 साल, शुक्र की 20 साल। ओह, काफी लंबी। हाँ, लंबी होती हैं। फिर उस महादशा के अंदर सभी 9 ग्रहों की छोटी छोटी अवधियां आती हैं, जिन्हें अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा कहते हैं। जीवन में कब अच्छा समय आएगा, कब चुनौतियां बढ़ेंगी, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि किस ग्रह की दशा चल रही है और वो ग्रह जन्म कुंडली में कितना शुभ या अशुभ है। ये जीवन की कहानी के अलग अलग अध्यायों की तरह हैं। और गोचर?
जिसका उदाहरण आपने शनि की 7.5 दिया था। हाँ, गोचर, ट्रांजिट्स। इसका मतलब है ग्रहों का वर्तमान समय में आकाश में भ्रमण। ग्रह तो लगातार चल रहे हैं ना, उनका ये वर्तमान भ्रमण हमारी जन्म कुंडली के ग्रहों और भावों के ऊपर से होता है और तात्कालिक प्रभाव डालता है। अच्छा, वर्तमान भ्रमण। बिल्कुल। जैसे जब शनि गोचर करते हुए हमारे जन्म के चंद्रमा से 12वें, पहले या दूसरे भाव में आता है, तो उस 7.5 साल की अवधि को 7.5 कहते हैं। इसी तरह गुरु का गोचर जब शुभ भावों से होता है तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। गोचर हमें बताता है कि वर्तमान में कौन सी खगोलीय ऊर्जाएं हमें प्रभावित कर रही हैं। तो दशा और गोचर मिलकर काम करते हैं? हाँ, कह सकते हैं। दशा बताती है कि कौन सा ग्रह मुख्य रूप से फल दे रहा है और गोचर उस फल के मिलने के समय और तरीके को प्रभावित कर सकता है। आपने पहले कुछ योगों का जिक्र किया था, जैसे गजकेसरी योग। क्या कुंडली में ऐसे और भी विशेष योग या फिर कुछ समस्याएं जिन्हें दोष कहते हैं बन सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। ग्रहों की विशेष स्थितियों और संयोगों से कई तरह के योग यानी शुभ संयोग और दोष यानी अशुभ संयोग बनते हैं। योग जैसे कि राजयोग सत्ता और सफलता के लिए, लक्ष्मी योग धन और समृद्धि के लिए, या पंच महापुरुष योग जो विशेष प्रतिभाएं देते हैं, ये व्यक्ति को जीवन में उन्नति और सफलता दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सूत्र याद रखना चाहिए। योगों बलहीनो न फलति। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर योग बनाने वाले ग्रह कमजोर हैं या पीड़ित हैं, तो योग का पूरा फल नहीं मिल पाता। योग के फलित होने के लिए ग्रहों का बलवान होना और संबंधित दशा का चलना भी जरूरी माना जाता है। अच्छा, ये जरूरी है। और दोषों के बारे में क्या, जैसे काल सर्प दोष या पितृदोष, इनके बारे में काफी चर्चा होती है। हाँ, कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें ज्योतिष में दोष माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे जीवन में कुछ बाधाएं या कठिनाइयां ला सकती हैं। काल सर्प दोष तब बनता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच कुंडली के एक तरफ आ जाते हैं। माना जाता है कि इससे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है और सफलता देर से मिलती है। पितृदोष सूर्य या कुछ अन्य ग्रहों के पीड़ित होने से बनता है और इसे पूर्वजों से संबंधित माना जाता है, जिसके कारण संतान, स्वास्थ्य या आर्थिक मामलों में परेशानी आ सकती है, ऐसा विश्वास है। ग्रहण दोष सूर्य या चंद्रमा के राहु केतु के साथ होने पर बनता है, जो मानसिक तनाव या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। इन दोषों को अक्सर कर्मों से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है कि ये जीवन में कुछ विशेष सबक सीखने के लिए होते हैं। अगर किसी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अशुभ है या कोई दोष है, तो क्या ज्योतिष में इनसे निपटने या इनके प्रभाव को कम करने के तरीके भी बताए गए हैं? ये उपाय कैसे काम करते हैं? हाँ, ज्योतिषीय परंपरा का एक अभिन्न अंग है उपाय। माना जाता है कि ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ कर्म किए जा सकते हैं। इनका उद्देश्य ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करना या उनसे जुड़ी सकारात्मक शक्तियों को जागृत करना होता है। किस तरह के उपाय होते हैं? इनमें कई तरह की चीजें शामिल हैं, जैसे मंत्र जाप, हर ग्रह से जुड़े विशेष बीज मंत्र या वैदिक मंत्रों का नियमित जाप करना। माना जाता है कि ध्वनि तरंगों से ग्रहों की ऊर्जा को प्रभावित किया जा सकता है। दान, ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान करना, जैसे शनि के लिए तेल, काले तिल या कंबल दान करना। सूर्य के लिए गेहूं या गुड़। ये कर्म के सिद्धांत से जुड़ा है। रत्न धारण, ग्रहों की ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए उनसे संबंधित रत्न पहनना, जैसे गुरु के लिए पुखराज, शनि के लिए नीलम। रत्न, हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन इसमें बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि रत्न किसी विशेषज्ञ की सलाह के बिना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गलत रत्न नुकसान भी कर सकता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। बिल्कुल। इसके अलावा पूजा पाठ, ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं की पूजा या आराधना करना, जैसे मंगल के लिए हनुमान जी की, बुध के लिए गणेश जी की। और सबसे महत्वपूर्ण, सेवा और सदाचार, सात्विक जीवन जीना, जरूरतमंदों की मदद करना और नैतिक आचरण रखना भी एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है, खासकर शनि और गुरु जैसे ग्रहों के लिए। तो ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है? नहीं, इन्हें केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि व्यक्ति की चेतना और कर्मों में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास के रूप में भी देखा जाता है। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का दावा करने वाला शास्त्र नहीं है। परंपरागत रूप से इसे वेद का नेत्र कहा गया है। वेद का नेत्र? हाँ, यानी वो ज्ञान जो हमें चीजों को समझने की दृष्टि देता है। कुंडली को हमारे कर्मों का नक्शा माना जाता है। ये हमें दिखाती है कि हम कौन सी प्रवृत्तियां, कौन सी ताकतें और कमजोरियां लेकर आए हैं।
इस समझ से हम अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित है या इसका कोई सामाजिक या सामूहिक पहलू भी है? नहीं, ज्योतिष का दायरा सिर्फ व्यक्तिगत कुंडली तक ही सीमित नहीं रहा है। इसकी एक शाखा है मेदनी ज्योतिष, या जिसे मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ये देशों, राज्यों, मौसम, फसलों और राजनीतिक घटनाओं पर ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करती है। अच्छा, दुनिया की घटनाओं पर भी? हाँ, प्राचीन काल में राजा महाराजा युद्ध, संधि या राज्य के अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए राज ज्योतिषियों से सलाह लेते थे। आज भी हम देखते हैं कि लोग विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करने जैसे कामों के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। ये सब उसी विश्वास का हिस्सा है कि ग्रहों की चाल का असर हमारे सामूहिक जीवन पर भी पड़ता है। सही। आज हमने कुंडली में ग्रहों के प्रभाव की इस जटिल और वाकई में बहुआयामी दुनिया की एक झलक देखी। हमने समझा कि कैसे ज्योतिष शास्त्र जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को हमारे स्वभाव, स्वास्थ्य, रिश्तों, कर्मों और यहाँ तक कि भाग्य से जोड़ता है। हमने नवग्रहों के किरदारों को जाना, उनकी आपसी अंतःक्रियाओं जैसे युति और दृष्टि को समझा और समय के साथ उनके प्रभाव को दर्शाने वाली दशा और गोचर प्रणालियों पर भी बात की। और हमने ये भी महसूस किया कि ये विषय सिर्फ घटनाओं के भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा गहरा है। ये कर्म के सिद्धांत, आत्मज्ञान की खोज, जीवन में संतुलन बनाने के प्रयासों और यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। योग, दोष और उनके उपाय, ये सब इसी बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं जो हमें अपने जीवन और अपने कर्मों पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ एक विचार मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। अगर ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार ग्रह हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है और कुंडली हमारे प्रारब्ध यानी संचित कर्मों का खाका है, तो क्या अपने वर्तमान कर्मों को, मतलब हमारे क्रियमाण कर्मों को समझदारी और विवेक से करके हम उस खाके में कुछ नए रंग भर सकते हैं? क्या हम अपने जीवन की दिशा और जिसे भाग्य कहते हैं उसे सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं? ये सवाल शायद ज्योतिष के दर्शन और हमारी स्वतंत्र इच्छा के बीच के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है।